हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इस बार का जो आपका टाइटल है या जो आपका सिलेबस है उसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, मेनली वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं उनको आपको पढ़ना है। और इसमें देखिए कुछ जो फेमस नेम्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, बट जो सबसे हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें प्लेटो और अरस्तू को पढ़ना है। और देखिए फर्स्ट यूनिट ही आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए भी, साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के लिए भी। उसके अलावा इसमें जॉन लॉक हैं, रूसो है, कांट है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। हीगल है या कार्ल मार्क्स है। मतलब अक्सर आपने अपने बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम के सिलेबस में या थर्ड सेम की पॉलिटी में आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होंगी जिनमें अक्सर आपने ये नाम सुने होंगे। तो जो नाम अब तक हम सिर्फ डेफिनेशंस के लिए पढ़ते आए हैं, इस सेमेस्टर में हमें उन सभी नाम की जो डिटेलिंग्स हैं और जो भी प्रिंसिपल्स या थ्योरीज उन लोगों ने दी हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखा जाए तो देखिए प्लेटो की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिसमें से आपके सिलेबस में, मतलब प्लेटो ने जो एक काफ़ी फेमस सी बुक लिखी थी, ये बुक का नाम ना आपने 9th या 10th में भी सुना होगा, रिपब्लिक। एक बुक लिखी थी इन्होंने जिसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि फिलोसोफर किंग से रिलेटेड थी। ठीक है, फिलोसोफर किंग के अलावा इन्होंने और भी कुछ थ्योरीज दी हैं जिसमें से आपके सिलेबस में इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस भी है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के अलावा अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो किंग से रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इनके थ्योरी ऑफ एजुकेशंस भी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसमें मतलब इन्होंने एजुकेशन को लेकर के बताए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नाम ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ सेम का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और टेलीग्राम पे भी पीडीएफ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस पर अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बना दूँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के बारे में। और देखिए क्योंकि प्लेटो के जितने भी सिद्धांत हैं हम उनको ना अलग अलग वीडियोस में करेंगे जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सा लगेगा। तो मेनली जो प्लेटो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम इस लेक्चर में करेंगे, साथ ही साथ जो एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत इन्होंने दिया था वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी जस्टिस की थ्योरी बचती है, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स या एजुकेशन थ्योरीज बचती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये प्लेटो है आपके सामने। सबसे पहले आता है प्लेटो की, अगर हम जन्म की बात करें तो 1427 में हुआ था, 427 ईस्वी पूर्व। एक कुलीन मतलब एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके जो फादर थे एरिस्टन थे, जो कि एथेंस का एक लास्ट सबसे जो वहाँ पे वंश था कार्डस, उसमें उत्पन्न हुए थे। साथ ही साथ इनकी जो माता थी उनका नाम पेरिकतियोन था, जो कि सोलन के परिवार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मतलब ग्रीक में ये कुछ रॉयल फैमिलीज में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें प्लेटो की तो देखिए कहा जाता है कि प्लेटो का जो असली नाम था वो अरिस्टोक्लीस था, प्लेटो नहीं था। ये जो नाम प्लेटो इनको दिया है वो इनके गुरु ने दिया है। अब इनके जो गुरु हैं सुकरात हैं, ये आपको सभी को पता होगा। बट देखिए प्लेटो को हम पढ़ेंगे, अरस्तु को हम पढ़ेंगे, इस सिलेबस में हमें सुकरात की क्या आइडियोलॉजीज थी, उनकी क्या थ्योरीज थी, वो सब नहीं पढ़नी है। बस उनका नाम यहाँ पर, मतलब जहाँ पे भी हम प्लेटो को पढ़ेंगे वहाँ उनका नाम या उनके गुरु का नाम अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो सुकरात हैं उनके विचारों से प्लेटो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और सुकरात के सबसे प्रिय शिष्यों में इनको गिना जाता है प्लेटो को। तो सुकरात ने ही प्लेटो को ये नाम प्लेटो दिया था। मतलब कहा जाता है कि जो प्लेटो थे ना, मतलब असली नाम तो इनका अरिस्टोक्लीस था। इनके कंधे काफ़ी चौड़े थे और दिखने में काफ़ी हट्टे कट्टे से थे, तो इनके सिर्फ कंधों के चौड़े होने की वजह से जो सुकरात हैं इनको क्या कहा करते थे, प्लेटो कहा करते थे। और धीरे धीरे गुरु के द्वारा दिया गया नाम वो इतना फेमस हो गया कि आज शायद कुछ ही लोग इनके असली नाम से इनको जानते हैं, मतलब कुछ ही कम ही लोगों को अरिस्टोक्लीस पता होगा। अक्सर इनको प्लेटो के नाम से ही जाना जाता है। इनकी सारी रचनाएं हैं या इनकी थ्योरीज हैं या मतलब जहाँ भी जिस भी सिलेबस में इनको पढ़ाया जाता है प्लेटो के नाम से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली इनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। इनकी जो मदर हैं जो फादर हैं वो मतलब किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ हमने देख लिया। बाकी इनका असली नाम आप याद रखेंगे। देखिए एक मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये अरस्तु का असली नाम नहीं, प्लेटो का असली नाम है अरिस्टोक्लीस। ठीक है, अब देखिए क्योंकि काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते तो इस वजह से इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। अब देखिए एक अच्छी फैमिली से बिलोंग होने का इनको बेनिफिट ये मिलता है कि म्यूज़िक हो गया या लिटरेचर हो गया या मैथ्स हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सारे ही सब्जेक्ट्स का इन्होंने
काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्टडी की थी। और मतलब इनकी जो शिक्षा रही वो काफ़ी अच्छी रही कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इनको चीज़ें पता थी, मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो इनके गुरु के विचारों का माना जाता है कि सुकरात जो कि इनके गुरु थे उनके विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और प्लेटो ने राजनीति में या फिर राजनीति की जो नैतिक व्याख्या है वो अपने गुरु से ही सीखी है। सद्गुरुओं का ज्ञान हो गया, शासन कला हो गई, ये सारी चीज़ें, और विवेक पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया अपनी काफ़ी सारी थ्योरीज़ में। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो चीज़ें इन्होंने अपने गुरु से सीखी हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब सुकरात की जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये मेगरा नामक एक जगह है वहाँ चले जाते हैं। और लगभग 12 साल के लिए, मतलब एक तरीके से सिर्फ इनके जो 12 वर्ष हैं जीवन के, वो सिर्फ भ्रमण में ही रहते हैं, वो इधर से उधर से घूमते रहते हैं। और इस 12 साल के बीच में इन्होंने अफ्रीका, मिस्र, फारस, बेबीलोन, सिसिली, इन सारी जगहों का, इन सारे देशों का भ्रमण किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि क्योंकि देखिए यात्राओं से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जिन भी स्थान पे, जिन भी जगहों पे आप जाएंगे, आप वहाँ के कल्चर के बारे में सीखेंगे, आप वहाँ की पॉलिटी को देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें आपको वहाँ से पता चलती हैं कि जिन मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है अलग अलग जगहों का, है ना। तो उसी एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी बुक्स में लिखना स्टार्ट किया। तो एपोलॉजी है, क्रियो है, जॉर्जियस है, प्रोटेगोरस है, ये काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। तो लगभग 40 इयर्स के थे ये जब इन्होंने रिपब्लिक का काफ़ी ज़्यादा पार्ट लिख लिया था। मतलब उस टाइम पर रिपब्लिक को लिख रहे थे ये, ठीक है। अब जब ये एथेंस वापस आते हैं तो वापस आने पे 386 ईस्वी में इन्होंने एक अकेडमी, मतलब अकेडमी नाम से एक स्थापना, एक संस्था खोली थी, मतलब एक एजुकेशनल सेंटर था वो, ठीक है। तो 347 में कहा जाता है कि इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वैसे तो इन्होंने 36-38 के अराउंड बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से जो 28 हैं उनको प्रमाणिक माना गया है, उनके बारे में ज़्यादा हमारे पास डिटेल्स हैं, तो उनके ज़्यादा एविडेंसेस हैं, ठीक है। अब इस 28 में से भी 12 वो नाम हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक के अलावा देखिए और भी नाम है यहाँ पे, मैंने कुछ 3 से 4 ही इंक्लूड किए हैं इस पीपीटी में, बाकी आपको सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मतलब इतनी डिटेलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कुछ 4 से 5 नाम लिखेंगे वो भी काफ़ी होगा। बट हाँ, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ आते हैं उनके लिए वो 12 नाम जानने ज़रूरी हो सकते हैं, तो आप वो सारे एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज़ में जब आपको मिले तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएँ। सबसे पहला नाम है यहाँ पे रिपब्लिक। सेकंड जो इन्होंने लिखी थी एपोलॉजी लिखी थी, उसके अलावा इन्होंने लॉज, क्रीटो, जॉर्जियस, लेचिस, फेडो, मीनो, सोफिस्ट, प्रोटेगोरस, एंथाडाइमस नाम से काफ़ी सारी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से 12 जो हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इन्हीं की रचनाओं के संबंध में एक मैक्सी है, उन्होंने कथन दिया है कि प्लेटो की रचनाओं में उसके समय के सब विचारों का प्रत्येक पक्ष उपलब्ध है। मतलब इस 12 साल का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें इन्होंने हर विचारक को पढ़ा, हर जगह को इन्होंने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस और बाकी सबके थॉट्स का एक कंपैरिजन इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि प्लेटो का दार्शनिक सिद्धांत आखिर था क्या। तो देखिए दार्शनिक सिद्धांत मतलब दार्शनिक राजा का सिद्धांत था। अब काफ़ी लोग इस सिद्धांत को काल्पनिक भी मानते हैं, क्योंकि असल में या फिर हम कह सकते हैं बिहेवियर में कभी भी इस तरह का कोई भी फिलोसोफर किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसकी देखिए आलोचनाएँ भी हैं, आलोचनाएँ इस बार थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। मेन चीज़ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग क्या थी, तो ये उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि जो प्लेटो थे वो सुकरात के सबसे ज़्यादा फेवरेट या मतलब सबसे एबल थे वैसे ये। अब इनकी एबिलिटीज़ की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने गुरु को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अब ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन मतलब पश्चिम में ऐसा कोई भी राजनीतिक दर्शन नहीं हुआ है जो प्लेटो को मात दे सके। इनके राजनीतिक दर्शन का तार्किक रूप से भी प्रतिपादन किया जा सकता है। अब उनका जो राजनीतिक चिंतन था, कहा जाता है कि वो मानव कल्याण से भरा हुआ था, मतलब चाहे फिर वो इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस हो, चाहे फिर इनकी एजुकेशनल थ्योरीज हो या कोई और भी थ्योरी, उन सभी में ये कुल मिलाकर के सिर्फ लोगों के कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मानव का कल्याण या आदर्श राज्य एक ही कर सकता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक मानव का कल्याण करने के लिए हमें चाहिए कल्याणकारी संस्था या कल्याणकारी सरकार, और वो केवल तब हो सकती है जब हमारे पास एक आदर्श राज्य हो। और आदर्श राज्य तब बनेगा जब हमारे पास एक दार्शनिक राजा हो, ठीक है। तो एक राज्य तभी आदर्श बन सकता है जब उसकी बागडोर एक आदर्श राजा के हाथ में हो, ये प्लेटो के कथन थे। अब प्लेटो ने इसी आदर्श राजा को दार्शनिक राजा की संज्ञा देते हुए कहा कि दर्शन इस पर केंद्रित किया जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा दर्शन हम इस चीज़ पर केंद्रित कर सकते हैं।
प्लेटो के मन में, मस्तिष्क में एथेंस की, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ रहती थी जब इन्होंने एथेंस को स्पार्टा से हारते हुए देखा था, ठीक है। मतलब एथेंस का और स्पार्टा का काफ़ी पहले एक युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने देखा था कि एथेंस हार जाता है। उस टाइम पे इनके जो गुरु हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत हताश थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे, वो चीज़ों को सुधार नहीं सकते थे। तो वो जो एक ख़राब व्यवस्था है जो इसको इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको देखते देखते ही इन्होंने ये सब चीज़ें सीखी कि कैसे उन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, फिर क्या चीज़ें हमें वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, क्या उस समय की बुराइयाँ हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं। वही सब कुछ या उसी सब कुछ को बेस मान करके इन्होंने रिपब्लिक में लिखा है कि हमारे नगर में जब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी जब तक, तब तक हमारे पास राज्य नहीं होगा, एक अच्छा राज्य, और ना ही लोग खुश रह पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इनके जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है उसका एक इंट्रोडक्शन। मतलब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत लिखिए, तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस में 2-3 चीज़ें इंक्लूड करिए जिससे कि आपकी मार्किंग बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो प्रस्तावना लिख करके आप शुरू करें, और वो एक इंट्रोडक्शन वहाँ पर ज़रूर दें, और अपनी बात का निष्कर्ष या उपसंहार आप हर क्वेश्चन में कोशिश करें ज़रूर से ज़रूर दें, चाहे वो 2 से 3 लाइनों का हो, लेकिन एक स्टार्टिंग, एक इंट्रोडक्शन उसमें ज़रूर होना चाहिए। बाद में बीच में आप कुछ हेडिंग्स का, कुछ सब हेडिंग्स का या कुछ पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिद्धांत का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने कोट ऐड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप ये आंसर लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया था कि रिपब्लिक में इन्होंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं कि हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे। इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता जब तक नहीं होगी, तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है, ठीक है। इनकी बुक रिपब्लिक में लिखा हुआ कथन है ये। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए विशेषताएं काफ़ी सारी हैं हमारे पास, मतलब वैसे लगभग जो इन्होंने विशेषताएं बताई थी उसमें 3 ही विशेषताएं। अब आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इन सारी विशेषताओं को, मतलब मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग्स यूज़ की हैं, आप इन सारी विशेषताओं को ना समराइज करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहला इन्होंने कहा था कि अत्यंत प्रमुख और मौलिक सिद्धांत दिया इन्होंने, जिसमें ये साफ साफ कहते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो राजा के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए। एक राजा, दार्शनिक राजा तभी कहलाएगा, एक तो उसको दर्शन की परख हो, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद, न्याय, आदर्श राज्य, सभी चीज़ों से वो क्या हो, परिपूर्ण होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसी पे एक कटाक्ष की तरह मतलब इनकी जो थ्योरी है तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको अपोज़ किया। तो इसी अपोज़ में एक कथन और फेमस है यहाँ पे। शैली कहते हैं कि वो पहले और संभवतः अंतिम व्यक्ति थे जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी, एक सर्वाधिक चालाक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का शासन किया जाना चाहिए। मतलब प्लेटो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात पर ज़्यादा बल देते हैं कि जो राजा होना चाहिए वो एक फिलोसोफर हो, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, जो सबसे ज़्यादा चालाक है, या जिसको लोगों के साथ छल कपट करना आता है। इस तरीके की चीज़ों से हटकर इन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वही क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 प्रमुख तार्किक मान्यताओं के परिणाम पर आधारित एक मतलब बात कही, मतलब जिसमें ना इन्होंने 2 मान्यताएं दी हैं, और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ हद तक ये सही भी है। तो जो पहली मान्यता इन्होंने दी थी जिसको त्रिभाग की धारणा भी कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि प्लेटो ने कहा है कि 3 प्रमुख चीज़ें हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति से यहाँ पर मतलब है कि हर दार्शनिक राजा के अंदर होनी चाहिए। पहली चीज़ है यहाँ पर विवेक, दूसरा साहस, और तीसरा है शुद्धा, ठीक है। इसी के आधार पर ये कहते हैं कि राज्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि साहस का कार्य कौन करेंगे, सैनिक वर्ग करेंगे, शुद्धा का जो कार्य है वो कौन करेगा, उत्पादक वर्ग करेगा, ठीक है। तीसरा जो विवेक का काम होगा वो हमारा शासक वर्ग करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति विवेकी नहीं है वह दार्शनिक नहीं है और ना ही वह शासक है। तो जो व्यक्ति विवेकी है वही दार्शनिक है, वही शासक है, ठीक है। अब जो दूसरी मान्यता इन्होंने दी थी उसमें ये कहते हैं कि देखिए संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्क संगत विवेक से ही हो सकता है।
मतलब अगर आप विवेकवान हैं तो आप संसार के हर सत्य से क्या कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक करा सकते हैं, आप उससे अवेयर हो सकते हैं। तो मनुष्य जो सत्य का ज्ञाता हो, जो सद्गुणी हो, उसे ही शासन करने का अधिकार है, क्योंकि ज्ञान ही उसे शक्ति का अधिकारी बनाता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वही शक्तियों का असली अधिकारी होना चाहिए। ये इनकी दूसरी मान्यता थी। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दिया कि व्यवहारिक अनुभव पर आधारित सिद्धांत होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्लेटो ने अपने समय में अस्वस्थ प्रजातंत्र देखा, वो जो उन्होंने एथेंस को स्पार्टा से हारते हुए देखा, वो चीज़ें वो अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल पाए, और रिपब्लिक को लिखते समय शायद वही सब कुछ आधार रहा कि इन्होंने ये सारी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो प्लेटो ने जो अपने टाइम पे अस्वस्थ एक प्रजातंत्र को देखा, उसमें वो कहते हैं कि एथेंस के लोकतंत्र में शासकों के लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखती थी। अब शासकों के साथ साथ जो न्यायाधीश हैं वो भी एक लॉटरी की तरह चुन लिए जाते थे। तो अज्ञान और अराजकता और भ्रष्टाचार से भरे हुए वो पद हुआ करते थे कि जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि राजा जो होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल बुराइयों को दूर करना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फेमस कथन देखिए बारकर ने भी दिया है, जिसको मैंने इस स्लाइड में ऐड नहीं किया है। मतलब इतना ज़्यादा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि दार्शनिक राजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे यूँ का यूँ ही या फिर बाद में या बीच में जोड़ दिया जाए, या उस सारी पद्धति का तर्क संगत परिणाम हो कि जिसके आधार पर प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बारकर के शब्द हैं जो इस सिद्धांत के उपलक्ष्य में या पक्ष में उन्होंने कही है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ आती है कि ये तो हमने देखा कि दार्शनिक राजा के अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। अब दार्शनिक राजा के सिद्धांत की विशेषताएं थी ये 3 से विशेषताएं जो हमने अभी पढ़ी। उसके अलावा आता है कि दार्शनिक राजा को कैसा होना चाहिए, दार्शनिक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सेम जैसे कि आपने ना प्रीवियस सेमेस्टर की पॉलिटी में पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कुछ हद तक उसी से मिलती जुलती ये क्वालिटीज़ होंगी, एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है विवेकशील, कि प्लेटो ये कहते हैं कि दार्शनिक राज्यों को विवेक की शक्ति से उत्पन्न होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, सॉरी। उस मतलब राजा, दार्शनिक राजा का जो कार्य है वो प्रत्येक विषम या प्रत्येक विषय में पूर्ण ज्ञान रखना होना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासन का मतलब है कि विवेक के शासन से। अब यहाँ पे मैक्सी ने फिर से कथन दिया है कि एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम रखता है, न कि किसी मत से। वह क्रोध, घृणा, संकीर्णता, द्वेष, स्वार्थपरता आदि सभी चीज़ों से दूर रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजा को विवेकशील होना चाहिए। दूसरी क्वालिटीज़ की बात करें तो राजा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। तो सत्यनिष्ठ क्या होता है, न्यायप्रिय क्या होता है, या निस्वार्थ क्या होता है, अब ये कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल से वर्ड नहीं है, इनकी मीनिंग आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो BA 4th सेम की इंग्लिश और हिस्ट्री है वो भी मैं करा रही हूँ, मतलब कुछ यूनिट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसकी तीक्ष्ण स्मरण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा शांत स्वभाव का होना चाहिए, और राजा को कैसा होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। तो ये हो गए दार्शनिक राजा के गुण। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक राजा के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम या क्या किन किन चीज़ों की हम अपेक्षा करते हैं राजा से, कि किसी व्यक्ति को राजा बनने के बाद अपनी प्रजा के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो वो व्यक्ति क्या करे, न्याय की स्थापना करे। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति समान हो, प्रत्येक को समान प्रकार से न्याय मिले। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति का ना कार्य निर्धारण भी राजा स्वयं करे, कि प्रत्येक वर्ग में जिससे कि योग्यताओं के अनुसार पर लोगों को कार्य मिल जाए, तो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और कोई भी किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण रखना जिससे कि धार्मिक कुरीतियाँ ना फैले समाज में। ठीक है, ये सारे कार्य किसके अंदर में आते हैं, एक दार्शनिक राजा के अंडर में आते हैं। दार्शनिक राजा का कर्तव्य है कि वो समस्त धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण रखे और एक अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, जिससे कि देखिए शिक्षा क्या है कि जैसी शिक्षा वो पाएंगे वैसे ही वो बन जाते हैं। तो जो ये शिक्षा लोगों के अंदर इस तरीके से भर दी जाती है कि जिससे वो अनैतिकता की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उस शिक्षा को बढ़ने से हमें रोकना है और एक अच्छी शिक्षा की वृद्धि करनी है। ये चीज़ें किसको देखनी होती हैं, दार्शनिक राजा को। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, अब कुछ हद तक या काफ़ी लोगों ने ना इसको एक कह सकते हैं हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया है कि दार्शनिक राजा कभी एक्चुअल में या कभी प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, व्यवहार में ऐसा कोई भी राजा नहीं हो सकता है।
तो इसकी आलोचनाएँ भी बहुत ज़्यादा की गई हैं, तो थोड़े से चांसेस हैं कि आपसे आलोचनाएँ पूछ ली जाएँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि विरोधाभास से परिपूर्ण सिद्धांत थे, बिल्कुल मतलब अपोज़ करता है चीज़ों को कि दार्शनिक होना, कुशल होना, तो ऐसी क्वालिटीज़ के साथ-साथ कोई शासक हो ही नहीं सकता, मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब उसके पास इतनी शक्तियाँ होंगी, तो वो सफलतापूर्वक शासन का संचालन कर पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उन शक्तियों का दुरुपयोग भी वो ज़रूर करेगा। अब अगर राजा का कंट्रोल, जैसे कि हमने उसके कार्यों में देखा कि धार्मिक चीज़ों पर भी उसका कंट्रोल होगा, एजुकेशन सिस्टम पर भी, बाकी सब चीज़ों पर भी, मतलब हर चीज़ को वो कंट्रोल किए हुए है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक निरंकुश शासक बन जाएगा। अब नागरिकों की स्वतंत्रता पर इससे खतरा बन जाएगा कि वो अपने आप को इंडिविजुअली फ्री नहीं फील कर पाएंगे, वो हमेशा किसी के अंडर ऐसे दबे हुए रहेंगे, ठीक है। शासक राजा का जो शासन है वो व्यक्तिगत शासन में बदला जा सकता है, मतलब धीरे धीरे हो सकता है वो राजा इंडिविजुअल रूल स्टार्ट कर दे कि फिर से मोनार्की स्टैब्लिश होने लगे, काफ़ी चांसेस हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट होना काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ये जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अवहेलना की गई है, काफ़ी इसको अपोज़ किया गया है। एक तरीके से इसको एक काल्पनिक अवधारणा कह दिया गया है, ठीक है। और बाकी आपके क्या विचार हैं इस पर कि जो ये प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, मतलब ये तो हम सभी कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा राजा को ऐसा होना चाहिए, पर किस हद तक वो उनका कहना सही है, या कितनी चीज़ें आपको इसमें सही लगती हैं, वो चीज़ें आप इस आलोचनाओं में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्लेटो की कुछ और थ्योरीज हैं उनको करेंगे, और देन हम बात करेंगे अरस्तू की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।